सो वेलकम डियर लर्नर्स और स्टूडेंट्स। होपफुली आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने कूलम्स लॉ डिस्कस किया था। आज के इस अपलोडिंग के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें बेसिकली फोर्सेस के बारे में ही और डिटेल में बताता है कि जब हम दो चार्जेस को किसी मीडियम के अंदर रखते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा मीडियम पहले एयर था, मैंने दो चार्जेस को एयर में रखा तब मैंने फोर्स कैलकुलेट कर ली। फिर मैंने मीडियम बदल कर किसी और मीडियम में रखा, फॉर एग्जांपल मैंने मीडियम मान लिया वाटर है, तब फोर्स के क्या मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको बताता है कि जब आप मीडियम चेंज करते हो चार्जेस का, तब फोर्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, कितने टाइम उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करते हैं, कितने टाइम उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ होता है, वो हमें पता चलता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक प्योर नंबर होता है, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 जिनमें डिस्टेंस r है और जो मैंने एयर में रखे हुए हैं। तो कूलम्स लॉ की हेल्प से हम फोर्स तो निकाल सकते हैं। तो FA स्टैंड्स फॉर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। इक्वेशन 1 है ये। फिर मैंने दोनों चार्जेस को कहाँ रख दिया, वाटर में, मीडियम चेंज कर दिया, तब मैंने फोर्स निकाल ली FM 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये जो अकेला एप्सिलॉन है ये परमिटिविटी है मीडियम के लिए। ऊपर जो एप्सिलॉन नॉट है इक्वेशन नंबर 1 में, ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है एयर के लिए। नीचे जो एप्सिलॉन यूज़ किया वो परमिटिविटी मीडियम का है। बेसिकली मीडियम के चेंज होने से भी परमिटिविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जब परमिटिविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है तो ऑब्वियस है कि फोर्सेस को भी इफेक्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के रेशियो लेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 को इक्वेशन नंबर 1 से। तो जब हमने 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दिया तो FM डिवाइड बाई FA आपके पास क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। कैंसल आउट होके आपके पास क्या आ रहा है, FM डिवाइड बाई FA इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन। बेसिकली इसको आप रेसिप्रोकल कर लो, आपके पास आ जाएगा FA डिवाइड बाई FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो आपके पास रेशियो आई ना फोर्सेस की, ये रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर FA टू दी फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन मीडियम FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू K। दो जो K है इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेसिकली रेशियो थी दो फोर्सेस की और ये किसके बराबर आ गया, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द एयर से। तो अगर आप यहाँ से FM की वैल्यू निकाल लो तो वो FM किसके बराबर आ जाएगा, FM इज इक्वल टू 1/K इंटू FA, बिकॉज FA डिवाइड बाई FM क्या था, K था। तो मैंने FM की वैल्यू निकाल ली। सो FA क्या था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर। सो क्लियरली आपको दिख रहा है कि जब आपका फोर्स आप मीडियम में निकालते हो तो फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। कितने टाइम डिक्रीज होता है, 1/K टाइम्स। सो केस में क्या आता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, जितना मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसके फैक्टर से आपकी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक प्योर नंबर है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। आपको कई बार MCQ में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के यूनिट्स क्या हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन लिखे होते हैं, तो आपने उसको टेक करना है, इट हैज़ नो यूनिट और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो क्लियरली आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से पता चला होगा कि हमें फोर्सेस की नेचर का तो पता लग ही रहा है, फोर्सेस कैसे अफेक्ट होती हैं मीडियम के चेंज होने से, वो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से पता चलता है। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज। सो यूनिट ऑफ चार्ज, जो ऐसा ही यूनिट है चार्ज के वो होते हैं कूलम्ब। अब मुझे डिफाइन करना है 1 कूलम्ब। मैं पहले भी डिफाइन कर चुका था, 1 कूलम्ब क्या था,
हम कैसे डिफाइन करते हैं 1 कूलम को, कि 1 कूलम चार्ज वो चार्ज है जो किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, अगर 1 सेकंड के अंदर उस कंडक्टर में से 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा हो तो मैं बोल देता हूँ कि 1 कूलम चार्ज है। पर अब मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। मुझे पता है कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी वैल्यू है 9 × 10⁹, वो लिख दी मैंने। अगर मैं सपोज कर लूँ Q1 इज इक्वल टू Q2 है और इज इक्वल Q से मान लेता हूँ और R की वैल्यू में 1 मीटर ज्यूम कर लेता हूँ, और जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच का वो मैं ज्यूम कर लूँ 9 × 10⁹ है, तो यहाँ से फिर Q की वैल्यू क्या आएगी। सो जब सारी वैल्यूज़ भर दी मैंने, 9 × 10⁹ इज इक्वल 9 × 10⁹ Q² डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। सो Q² किसके बराबर आ गया 1, तो Q कितना आ गया +-1 कूलम। सो यहाँ पे से मैं 1 कूलम को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ कि 1 कूलम वो वाला चार्ज है जो दो सिमिलर चार्जेस को रिपेल करता है जो एयर में प्लेस हैं, जिनमें डिस्टेंस 1 मीटर का है और उनमें कितनी फोर्स लग रही है 9 × 10⁹। तो यहाँ से मैंने डिफ़ाइन किया 1 कूलम। और वैसे भी डिफ़ाइन कर सकते थे, अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकंड के अंदर 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब उसमें चार्ज कितना है 1 कूलम का। सो स्मॉल यूनिट्स इसके क्या हैं, 1 माइक्रो कूलम, 1 नैनो कूलम, इसके स्मॉल यूनिट्स हैं। सो 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम। ये जो यूनिट्स हैं आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज न्यूमेरिकल पर्पस के अंदर कई बार एग्जामिनर ने डायरेक्ट आपको कूलम में यूनिट्स नहीं दिए होते, उसने यूनिट्स चेंज करके दिए होते हैं, तो आपको यूनिट्स कन्वर्जन आने बहुत ज़रूरी हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं CGS यूनिट ऑफ चार्ज। ऐसा सिस्टम में तो बता दिया कि कूलम होते हैं, फिर CGS में क्या होते हैं, तो CGS सिस्टम के अंदर चार्ज के यूनिट होते हैं स्टैट कूलम, या इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोल देते हैं चार्ज के, ESU, एब्रीवेटेड एज ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। सो हमें पता है कि ऐसे सिस्टम के अंदर चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम, और CGS सिस्टम के अंदर चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर -4.8 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सो 1 कूलम कैसे आएगा, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे -4.8 × 10⁻10 ESU डिवाइड बाई -1.6 × 10⁻19। सो 1 कूलम कितना आ गया 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। सो एक कूलम में कितने स्टैट कूलम होते हैं, 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होते हैं। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात करें, चार्ज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की, EMU की, तो 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के अंदर 10 कूलम होते हैं और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के अंदर 3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होते हैं, क्योंकि एक कूलम के अंदर कितने स्टैट कूलम होते हैं 3 × 10⁹ ESU, जो जब हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करें वो कितने बन जाएंगे 3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। सो ये सारे चार्ज के कन्वर्जन हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अपलोडिंग के अंदर हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म डिस्कस करेंगे। अब उसका लास्ट लेक्चर लगेगा थ्योरी लेक्चर, जिसमें हम कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके 2 अपलोडिंग्स के अंदर और हम इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर बहुत फोकस करेंगे, और फिर हम अपना नेक्स्ट यूनिट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इसको घर बैठ के, क्योंकि ये लॉकडाउन के ड्यूरिंग स्कूल कॉलेजेस तो अभी क्लोज़ हैं, तो आप इसके ड्यूरिंग ही अपने काम को पूरा करें। सो थैंक यू।